हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो सोशल साइंस है, सिविक्स, उसका चैप्टर 5, जिसको कि हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो टॉपिक था यहाँ तक हमने कवर किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आज हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगला टॉपिक है, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रिजिंग बैरियर्स, इनेबलिंग पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग ये समझने वाले हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इसको इंश्योर करने के लिए, है ना, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, है ना, रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। Democracy thrives when every eligible citizen can freely and fairly participate in electoral process। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है, तभी जो है मजबूत हो सकता है, जब उस देश के हर एलिजिबल सिटीजन जो है, यानी कि हर वो नागरिक जो कि वोट दे सकता है, वो फ्रीली तरीके से, फेयरली तरीके से, है ना, इलेक्टोरल प्रोसेस में, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है। सो वोटिंग इन इलेक्शंस इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। देखिए, चुनाव जो है वो क्या है, एक तरीका है, एक जरिया है, एक माध्यम है, जिसके द्वारा हमारे देश के लोग क्या करते हैं, अपने विल को एक्सप्रेस करते हैं। दे एक्सप्रेस देयर विल। अपने विल को एक्सप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारा क्या मानना है, क्या सोचना है, तो ये हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम लोग कैसे बताते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में जब हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, तो हम लोग अपने विल को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो हमारे देश में ये कैसे होता है, हाउ डज दिस टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री, इन इंडिया। तो हमारा देश, ठीक है, अब अपने देश की थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारा देश, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है ना। पॉपुलेशन के टर्म्स में आप सब जानते होंगे कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है। हमारा देश एक डाइवर्स कंट्री है, कॉम्प्लेक्स कंट्री है ना। हमारा देश एक, कई सारे यहाँ पर जाति के लोग रहते हैं, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं ना, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग रहते हैं यहाँ पर। सो टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 6 टाइम्स लार्जर देन फ्रांस। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो इंग्लैंड जो है, जिसको आज हम लोग मतलब पहले यूनाइटेड किंगडम कहते थे, तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो है, उससे हमारा देश पॉपुलेशन के टर्म्स में सोचिए 15 गुना बड़ा है, 15 टाइम्स बड़ा है। और फ्रांस से कंपेयर करें तो फ्रांस से हमारा देश जो है एरिया के मुकाबले में, एरिया के कंपैरिजन में 6 गुना बड़ा है। तो इतना बड़ा देश है हमारा। तो जोग्राफिक डाइवर्सिटी इज चैलेंज। जोग्राफिक डाइवर्सिटी चैलेंज मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में कई सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर डेजर्ट है, तो ऐसे, या पर कहीं पर जंगल है ना, फॉरेस्ट वगैरह, घने घने जंगल है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं। तो वैसे जगहों पर जाना, वैसे जगह पर पहुँचना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ये भी है हमारे देश में। तो हमारे देश में जो इलेक्शंस होता है ना, वो क्या लिखा है, इलेक्शंस इन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड टेकिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की आबादी, हमारे देश का एरिया, हमारे देश के जो डाइवर्स चैलेंज हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है ना, जोग्राफिक डाइवर्सिटी है, इन सारी चीज़ों को हमें अपने ध्यान में रखते हुए हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं ना। तो ये हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो होता है, मैंने बताया भी था, ईसीआई का। ईसीआई का मतलब क्या होता है, याद रखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। हम लोग अगले जो सेक्शन है, अगले जो टॉपिक है, वहाँ पर हम लोग अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ईसीआई क्या होता है। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे देश में इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करवाना। हमारे देश में जो भी चुनाव होते हैं, उन चुनाव को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई सारे इनोवेटिव एसेसिबिलिटी मेजर्स लिए हुए हैं, कई सारे ऐसे टेक्निक्स, कई सारे ऐसे ऐसे नए नए कदम उन्होंने उठाया है, जिससे कि ये जो बैरियर्स हैं, ये जो बैरियर्स जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा,
चाहे वो डाइवर्सिटी को लेकर बैरियर हो, चाहे वो पॉपुलेशन को लेकर बैरियर हो, या और भी अलग अलग तरह के जो बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को खत्म किया जाए और सारे लोग जो हैं, है ना, ताकि कोई भी वोटर, लिखा है ना, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, कि यानी कि कोई भी नागरिक जो है, जो एलिजिबल है, वो पीछे ना छूट जाए, वो अपने अधिकार से वंचित ना हो जाए, है ना। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो नए नए कदम उठाए, है ना, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लाए, जिससे कि अलग सारे लोग जो हैं वो वोट दे पाए, है ना। तो क्या क्या कदम उठाया वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो क्या क्या उन्होंने किया है, अभी हाल ही की बात करते हैं। 2014 में जो लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो उसमें उन्होंने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए, तो इस पैराग्राफ में पूरा वही दिया हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। तो पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रैवल टू रिमोट लोकेशन टू इंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। पहला जो कदम उठाया गया वो ये है कि जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं, है ना, जितने भी इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं, ये सारे जो हैं रिमोट लोकेशंस में पहले तो ट्रैवल करते हैं। रिमोट लोकेशन मतलब वैसे लोकेशन जहां पर कि पहुंचना मुश्किल है ना, जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव हैं, जंगल है, पहाड़ हैं, तो ऐसे ऐसे जगहों पर ये लोग जाते हैं और वहां पर ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार मिले, है ना। तो 2024 में जो चुनाव हुआ था उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या कुछ नया आपको देखने को मिला, तो नया क्या क्या मिला। सो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ, द एल्डरली, द पीपल विथ डिसेबिलिटीज कुड कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम होम, है ना, यानी कि जितने भी जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कि एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, है ना, वो लोग, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो सारे लोग अपने घर से वोट दे सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में 2024 के चुनाव में, है ना। तो ये कुछ नया जो है इलेक्शन कमीशन ने किया। ऐसा क्यों किया, ताकि कोई भी नागरिक जो है वो पीछे ना छूट जाए। नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, सब लोग अपने अधिकार का यूज कर पाए, है ना। और दूसरा जो उन्होंने किया, पोस्टल वोटिंग ऑप्शन, ये भी अवेलेबल था। ये सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी जो थे उनके लिए पोस्टल वोटिंग ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल था, यानी कि आप पोस्ट के द्वारा, है ना, डाक के द्वारा जो है आप वोट दे सकते हैं। ये भी देखिए नया चीज इलेक्शन कमीशन ने लाया। इसके अलावा कई सारे टेक्नोलॉजी को भी लाया गया, कई सारे एसिस्टिव टेक्नोलॉजीज थे, जैसे कि ब्रेली एनेबल्ड वोटर कार्ड, है ना, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग ब्लाइंड है, तो उनके लिए ब्रेली एनेबल्ड वोटर कार्ड, यानी कि ऐसा वोटर कार्ड जिसमें ब्रेन लिपि जो होता है आप लोग जानते हैं ना, तो वो चीज़ लाया गया, है ना, ताकि जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग ब्लाइंड है, उनको हेल्प मिल पाए। उसके अलावा ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हील चेयर, रैम्प, ये सारे उन लोगों के लिए था जो लोग हैंडीकैप्ड थे, है ना, तो उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, रैम्प्स वगैरह प्रोवाइड कराना, ताकि जो है वो लोग जो हैं, जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो लोग अपने राइट का यूज कर पाए, अपने वोट को दे पाए, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है अभी हाल ही में जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये सारा कदम उठाया है। तो आपको ये याद रखना, यहाँ से अगर एग्जाम की बात करें तो एक सवाल ये पूछ सकता है कि क्या क्या कदम उठाया गया है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक जगह पर लिख लेना है नोट्स के रूप में, है ना। आगे बात करते हैं। अगला जो है टॉपिक, हाँ, ये पिक्चर्स आप देखिए, यू कैन सी दिस पिक्चर्स। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है ना। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो कि एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो सब भी जो है वोट दे सकते हैं। इसमें देखिए आप, इसमें देखिए ये क्या है, पोस्टल सिस्टम जो अभी मैंने आपको बताया उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। घर से बैठकर आप लोग वोट दे सकते हैं। ये भी देखिए एक नया इनोवेटिव लाया गया। उसके अलावा व्हील चेयर प्रोवाइड कराना, देख सकते हैं आप, व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड कराना, ताकि जो बूढ़े लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको हेल्प मिल पाए। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो ब्लाइंड लोग हैं उनको जो वॉलेंटियर सब हैं वो पार्टिसिपेट करके उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम जो था इस बार था। तो ये आपको याद रखना, ये सारा जो है एक एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या नए नए स्टेप्स उठाए। तो आपको ये सारा लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है एक डेटा दिया हुआ है लेट्स एक्सप्लोर में, एक थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है आपको समझाता हूं मैं कि अबाउट 34% ऑफ एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन 2024 इलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 2024 में जो चुनाव हुआ ना, इस चुनाव में
34% जो एलिजिबल वोटर्स थे, एलिजिबल का मतलब हुआ वो लोग जो 18 या 18 से ज़्यादा उम्र के थे, वैसे लोग पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों ने चुनाव में। 34%, ये बहुत बड़ी संख्या है कि इन लोगों ने वोट ही नहीं दिया जाकर इलेक्शन में। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं वोट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचना है और मुझे कमेंट में आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ कि क्यों जो है 34% लोग जो है वो वोट नहीं दे पाए या वो वोट नहीं देना चाहते थे, क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों, उनका इंटरेस्ट क्यों खत्म होता जा रहा है। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है। ठीक है, ये आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ। उसके अलावा एक जो आपके बुक में एक हिस्ट्री का आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री में भी चुनाव होता था। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर चुनाव होते थे, जहाँ पर कि डेमोक्रेसी था। क्या था ये एग्जाम्पल है दोस्तों, चोला डायनेस्टी का। आपको पता होगा 10th सेंचुरी में हमारे देश में चोला डायनेस्टी थी, है ना। चोला डायनेस्टी की ये एग्जाम्पल है। चोला डायनेस्टी में आपको पता होगा जो लोकल लेवल पर इलेक्शन होता था, यानी कि जो पंचायत इलेक्शंस होते थे उस टाइप का, है ना। तो वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला, इंस्क्रिप्शन का नाम है उत्तर मेरेरू इंस्क्रिप्शन। ये 10th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन था। इसमें जो है इलेक्शंस का एग्जाम्पल दिया गया कि इलेक्शंस होते थे, लेकिन उस समय का इलेक्शन और आज का इलेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है। होता क्या था मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। देखिए, लॉटरी सिस्टम होता था, देयर वाज अ लॉटरी सिस्टम। ओके, लॉटरी सिस्टम में क्या था, लॉटरी सिस्टम में क्या होता था, एक जो है ऐसे पॉट होता था, घड़ा टाइप का होता था, और इस घड़े टाइप में क्या किया जाता था, पाम लीव्स के ऐसे पेपर्स वगैरह मान के चलिए ऐसे इसमें जो है कैंडिडेट्स के नाम लिख दिए जाते थे। आप जानते हैं ना लॉटरी सिस्टम में क्या होता है ना। तो इस तरह से सारे कैंडिडेट्स का इसमें नाम लिखा जाता था, और उसके बाद कोई एक बच्चा जो है वो इससे निकालता था, इस पाम लीफ को निकालता था, है ना। तो जिसका भी नाम आता था फिर वो चुनाव, उसका मतलब सिलेक्शन होता था। तो यही देखिए दिया हुआ आपके बुक में, एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम वेयर रिटेन ऑन द फ्रैगमेंट्स ऑफ पाम लीव्स एंड प्लेस्ड इन अ पॉट विच वाज देन सील्ड। उसको बंद कर दिया जाता था। ऑन द सिलेक्शन डे, जिस दिन चुनाव का दिन होता था उस दिन क्या होता था, इट वाज ओपनड पब्लिकली एंड अ यंग बॉय ड्रू द पाम लीव्स randomly one by one respected individual after showing his empty hand to the public would read out each name of selected candidate। तो बस यही लॉटरी सिस्टम था जहाँ पर कि है ना इस तरह से पॉट होता था और इसमें पाम लीव्स में सारे कैंडिडेट का नाम लिखा जाता था और एक बच्चा जो है वो इससे निकालता था ये लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये मतलब पहले का एक एग्जाम्पल है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी इस तरह से चुनाव होता था। उसके बाद एक केस आपके बुक में दिया हुआ है, केस स्टडी कह लीजिए, या एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि कैसे जो है चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव जो है वो कैसे होता है, पूरा उसका प्रोसेस क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि आगे और जो वीडियोज़ हैं इस तरह के वो मैं आपको बता पाऊँ। तो इसमें क्या हम लोग जानेंगे, इसमें हम लोग यही जानेंगे कि चुनाव जो है वो कैसे होता है। ठीक है, आपने ज़रूर अपने स्कूल में, आपके स्कूल में जो है कभी ना कभी इलेक्शंस वगैरह छोटे लेवल पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मॉनिटर के लिए, या अगर आप हाउस के कैप्टन हैं तो उसके लिए चुनाव हुआ होगा, है ना, या हेड बॉय, हेड गर्ल, तो इन सारे चीज़ों के लिए जो चुनाव होता है ना, तो वो उसमें आपने ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। तो इसमें भी वैसा ही कुछ एक स्कूल लेवल पर इलेक्शन है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, एक मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, लाइन बाय लाइन मैं आपको मतलब ब्रीफ में समझा देता हूँ इसमें क्या चीज़ें दी गई है। इसमें क्लास में इलेक्शन होता है, किस चीज़ का इलेक्शन होता है, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है। ठीक है, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में 3 कैंडिडेट जो हैं वो खड़े होते हैं। क्या क्या नाम था उनका, अहमद, गुरमत और रवि। ये 3 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए। उसके बाद जो है जो क्लास टीचर थी जिनका नाम था मिस उषा जो थी, उनको इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, है ना। और इनका काम था कि जो इलेक्शन ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, कि इनका यही काम होता है कि अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव को करवाना। तो इनका यही काम था कि अच्छे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जानते हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना प्रचार करते हैं,
वो बताते हैं उनका विज़न क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो क्लास में भी आपने देखा होगा जो तीनों कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर में भी कि तीनों कैंडिडेट अपने विज़न को, अपने आगे के प्लान्स को बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे जीतने के बाद, है ना, जैसा कि चुनाव में होता है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि सारे कैंडिडेट जो हैं वो क्या क्या बता रहे हैं। तो जैसे कि अहमद जो है, अहमद क्या प्रॉमिस करता है? अहमद प्रॉमिस करता है कि मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखूंगा, क्लासरूम का, प्लेग्राउंड का, है ना, क्लासरूम और प्लेग्राउंड का साफ़ सफाई का ध्यान रखने वाला हूँ। फिर गुरमत क्या कहती है? गुरमत कहती है कि मैं हेल्पिंग ऑल हर क्लासमेट्स लर्न बेटर, है ना, कि मैं जो हूँ सारे क्लास के बच्चों को सीखने में हेल्प करने वाली हूँ, है ना, तो ये वो कहती है। और उसके अलावा वो एक ऐसे सिस्टम की बात करती है जहाँ पर कि पीयर कोचिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बच्चे एक दूसरे का हेल्प करें, ऐसा सिस्टम वो बनाना चाहती है ना, कि आपस में मिलकर वो एक दूसरे का हेल्प करे और वो एक दूसरे से सीखे। तो ये उसका विज़न था। और रवि जो है, जो तीसरा कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं, है ना, उसका क्या विज़न था, वो क्या चाहता था, वो क्या बदलाव चाहता था? तो वो चाहता था कि टू मेक मोर स्पेस इन देयर क्लास टाइम टेबल फॉर द आर्ट्स करिकुलम। आर्ट्स मतलब म्यूज़िक, थिएटर। तो वो चाहता था कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा समय मिले, है ना, इसको ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, म्यूज़िक, थिएटर, विजुअल आर्ट और इन सारी चीज़ों को ज़्यादा समय देना चाहिए। तो सबका अपना अपना जो है विज़न था, सबका अपना अपना जो है आइडियाज़ था कि वो क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ, जैसा कि कैंपेनिंग होता है, उसके बाद कैंपेनिंग के बारे में दिया। देखिए कैंपेनिंग में सब लोग जो है अपने नोटिस बोर्ड में इस तरीके से, ये कार्डबोर्ड वगैरह जो होता है उसमें लिख कर लाते हैं। उसके बाद, है ना, सब लोग बताते हैं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हैं ना, इलेक्शन में जो पूरा होता है आपने जरूर देखा होगा इस तरीके से। तो ये सारा वही दिया हुआ है। फिर वोटिंग डे के दिन क्या होता है? वोटिंग डे के दिन जो है मिस उषा थी, जो क्लास टीचर थी, है ना, जो क्लास टीचर थी, तो वो क्या करती है, सबको बताती है कि किस तरीके से जो है उसको वोट देना है। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया कि जैसे ये 3 कैंडिडेट हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या किया गया। उसमें ऐसे 3 कैंडिडेट के नाम दिए गए, ऐसे नाम दिए गए हैं, है ना, जैसे ABC मान लीजिए, ये तीनों का नाम है। उसके सामने आपको क्या करना है, यू हैव टू, देखिए यहाँ पर लिखा है, यू हैव टू मार्क ऑन X, है ना। जैसे मान लीजिए आपको A पसंद है तो आपको इसके सामने X ऐसे लगा देना। मान लीजिए आपको B पसंद है तो B के सामने X लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव वाले दिन चुनाव होता है। अच्छा, ब्रेली सिस्टम भी था नेहा के लिए, क्योंकि नेहा जो थी वो देख नहीं सकती थी, तो उसके लिए बैलेट पेपर जो था वो ब्रेली वाला था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, फिर रिजल्ट वाले दिन क्या होता है, देखिए टोटल 33 वोट्स कास्ट किए गए। टोटल कितने वोट्स कास्ट किए गए? 33 वोट्स। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी जो टीचर थी मिस सीबा, उनको बुलाया जाता है, दूसरी क्लास की थी वो, उसको विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है ताकि वो सारा चीज़ देख पाए, है ना, सारा चीज़ जो है वो देख पाए कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं, है ना। तो उसको बुलाया जाता है। उसके बाद 33 वोट्स में से देखिए टोटल 33 वोट्स दिए गए, उसमें से आपको याद रखना है वन ऑफ द बैलेट पेपर जो था वो मार्क नहीं किया गया, मतलब उसमें किसी बच्चे ने कुछ भी मार्क नहीं किया, तो वो तो इनवैलिड हो गया, है ना। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ABC था, इसमें से एक बच्चा था उसने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो तो इनवैलिड हो गया, है ना। इनवैलिड वोट वो काउंट होगा, उस वोट को काउंट नहीं करेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद टोटल ये देखिए, अहमद को 8 वोट्स मिले टोटल, गुरमत को 12 वोट्स मिले, रवि को कितना वोट्स मिला? 10। तो आप बताइए कौन जीतता है? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, है ना। तो यहाँ पर गुरमत को सबसे ज़्यादा वोट मिला, 12 वोट्स। तो वो जो है नई रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है, क्लास की नई रिप्रेजेंटेटिव चुनी जाती है। तो इस तरीके से जो है पूरा इलेक्शन होता है, और यही चीज़ आपको पूरे देश के लेवल पर सोचना है। सेम यही प्रोसेस होता है। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ पाएं कि इलेक्शन होता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और कुछ इसी प्रकार से जो है हमारे देश में लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायत इलेक्शन, ये सारा इसी तरीके से कंडक्ट होता है ना। तो ये इससे आपको एक ग्लिम्स, एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हमारे देश में चुनाव होता है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है नोटा के बारे में। नोटा क्या होता है? ठीक है, नोटा का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यहां से एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटा का मतलब होता है नन, याद रखिएगा, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं। जैसे मान लीजिए अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा, उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। उसमें से 3 कैंडिडेट खड़े थे। अब मान लीजिए कि तीनों कैंडिडेट में से मतलब एक कोई बच्चा है, उसको कोई भी पसंद नहीं है ना। उसमें से अहमद, गुरमत और रवि, तीनों में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है ना। वो चाहता है कि कोई और बनना चाहिए, वो इन तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं कर रहा है, तो वो किस ऑप्शन को मतलब क्लिक करेगा? तो नोटा को। नोटा का मतलब वो ऊपर में से जितने भी विकल्प हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, उसमें से कोई भी नहीं, है ना। तो ये जो है हमारे देश में बाद में जाकर लाया गया है ना।
तो ये आपको याद रखना है नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नोटा जो है ये क्या मतलब ये क्या बताता है, थोड़ा सा आप सोचिए कि नोटा जो है ये क्या चीज़ दर्शाता है। जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी चुनाव में, किसी इलेक्शन में नोटा का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने नोटा ऑप्शन को चुना, नोटा को टिक किया या नोटा में वोट दिया, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे ये समझ में आता है कि जो वोटर्स हैं वो बेटर चॉइस खोज रहे हैं, मतलब उनको कोई और अच्छा कैंडिडेट चाहिए, वो ऊपर में जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे खुश नहीं है। तो नोटा जो है ये हमारे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाता है ना, ये हमारे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है कि लोगों का चॉइस जो है वो क्या है, लोग क्या चाहते हैं, किनको पसंद करते हैं, है ना, उनका क्या सोचना है, क्या समझना है ना, ये सारा चीज़ जो है नोटा से हमें पता चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर अगर मैं इसी वीडियो में सारा चीज़ कवर करूँ। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडुका हाउस। थैंक यू सो मच।